तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, कि वेक्टर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन था वेक्टर के बारे में, स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं, टेंसर किसे कहते हैं। हम लोग इन सब क्वांटिटीज़ के बारे में क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे वेक्टर के बारे में, है ना। तो हेडिंग डालो बाबू, इंट्रोडक्शन अबाउट वेक्टर। हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो, लिखेंगे बाबू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे फोर्स है ना, तो कहता है क्या कि फोर्स को आप जनरली क्या दिखाते थे, पहले एफ से दिखाते थे 8, 9, 10th क्लास में। लेकिन अब जैसे ही 11th क्लास में आएंगे तो अब आ गए हो, तो अब क्या है कि सब चीज़ों को एक प्रॉपर साइन के साथ, है ना, जो चीज़ वो है, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे फोर्स है, हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो उन सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, उन सब चीज़ को अभी दिखाने वाले हैं। तो हेडिंग है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कहता है क्या कि एनी वेक्टर मे बी रिप्रेजेंटेड बाई an English letter भैया लेटर का स्पेलिंग क्या होता है, जो भी हो देख लेना। एनी वेक्टर मे बी रिप्रेजेंटेड बाई एन इंग्लिश लेटर एंड एन एरो ओवर इट, और उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, एक एरो लगाते हैं। कैसे, तो ध्यान समझना है। कहते हैं क्या कि कोई भी वेक्टर को इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो कि ये इंग्लिश लेटर ए हो गया, तो कैपिटल लेटर ले सकते हो या फिर स्मॉल लेटर ले सकते हो, और इसके ऊपर एक एरो दिखा देना है। तो ये जो क्वांटिटी बनेगी ये आपका क्या बनेगा, ये वेक्टर का सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन है कि साहब दिस इज अ वेक्टर और दिस इज अ वेक्टर। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर। मतलब कैसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि किसी वेक्टर को अगर दिखाना है तो कोई भी अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट को ले लेना है और उसके ऊपर क्या लगाना है, एक छोटा सा एरो लगा देना है। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरो रिप्रेजेंट करेगा। या बहुत सारे कॉम्बिनेशन में क्या करता है कि थोड़ा सा चेंज कर देता है, और क्या करता है, अ वेक्टर मे बी रिप्रेजेंटेड बाई बोल्ड इंग्लिश लेटर, ठीक है। बोल्ड इंग्लिश लेटर मतलब अगर ये ए है तो इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं, क्या है, बोल्ड कर दिया जाता है ना। तो ये बोल्ड हो गया, इसका मतलब साहब क्या है, ये वेक्टर है। या फिर ये ए है, इसको हम लोग क्या कर दें, थोड़ा सा बोल्ड कर दिए, क्या कर दिए बाबू, थोड़ा सा बोल्ड कर दिए, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, या तो कोई भी अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के ऊपर एक एरो लगा दो तो वो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, या उसको बोल्ड इंग्लिश लेटर से आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो भी आपको क्या रिप्रेजेंट होगा, एक वेक्टर रिप्रेजेंट कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाएं, आओ देखेंगे बाबू, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। हेडिंग डालो, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो देखो कि कोई भी एक एरो लाइन हो जाएगा, इसका होगा क्या, अ डायरेक्टेड लाइन
सेगमेंट रिप्रेजेंट अ वेक्टर। मतलब अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब डायरेक्टेड मतलब उसके पास क्या हो, एक डायरेक्शन। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक सेगमेंट मतलब पार्ट, छोटा सा पार्ट जिसमें क्या लगा हो, एक एरो लगा हो, उससे हम लोग ज्योमेट्रिकली वेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा सा समझना है। कहते हैं क्या कि कोई भी एरो से किसी वेक्टर को दिखाया जा सकता है। तो कहते हैं क्या कि ये एरो का बहुत सारा मीनिंग है। कहते हैं क्या कि ये जो चीज दिखाई दे रहा है टेल, इसको बोलते हैं टेल ऑफ द एरो, इसको बोलते हैं टेल। और इसको बोलते हैं हम लोग हेड, याद रखना है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आएंगे, ठीक है। और ये है लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ एरो, ठीक है। एंड जिधर की ओर हेड होगा वो उसका क्या दिखाएगा, डायरेक्शन। मतलब ये एरो कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब उस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। और जो लेंथ होगा एरो का वो उस वेक्टर का लेंथ ऑफ द एरो, तो लेंथ ऑफ द एरो क्या कहलाएगा कि साहब उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उतना ही उस वेक्टर का, उस एरो का क्या होगा, लेंथ होगा। मतलब देख देते हैं, लेंथ ऑफ द एरो अभी बस थोड़ा सा जितना समझा रहे हैं बाबू उतना याद रखना है, बाकी अपने आप थोड़ा थोड़ा अपने आप धीरे धीरे सारी चीज़ें अभी समझ में आ जाएगा, तुरंत अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि नया चीज़ है तो इसमें भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझना है कि किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग अल्फाबेट में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब चीज़ समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लेकिन हम आपको दो चीज़ समझा रहे हैं, एक कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर जाता है। तो एक कोई भी अल्फाबेट है उसके ऊपर एरो लगा दो तो वो एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं क्या कि जो लेंथ ऑफ द एरो होगा, मतलब एरो की जो लेंथ होगी, टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड of the vector, of the vector। इसका मतलब पहले समझना है कि जैसे अगर हम मान लो कि दो फोर्स अब बोले तो एक 10 न्यूटन का फोर्स है, एक 20 न्यूटन का फोर्स है। तो 10 न्यूटन देखो, जैसे F1 बराबर 10 न्यूटन हम बोल दिए और F2 बराबर 20 न्यूटन बोल दिए, ठीक है साहब। तो अगर F1 बराबर 10 न्यूटन के लिए हम इतना बड़ा एरो दिखा रहे हैं तो F2 बराबर 20 न्यूटन के लिए हम कितना बड़ा एरो दिखाएंगे साहब, इतना बड़ा। तो ये लेंथ ऑफ द एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। मतलब आपको दिखाई दे रहा है ज्योमेट्रिकली कि साहब इस वेक्टर, ये वेक्टर इस वेक्टर से क्या है, बड़ा है। बस यही चीज समझ में आता है, ठीक है। और जिधर की ओर वेक्टर का हेड होगा उधर ही उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इसको भी लिख लेंगे, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर is in the direction of a arrow। मतलब जिधर की ओर उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ द एरो इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। मतलब जिधर की ओर एरो का डायरेक्शन होगा उधर ही हमारा क्या होगा, उस वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। बस यही चीज ये ज्योमेट्रिकल बताता है। बाकी ये टेल है, बाकी ये हेड है। ये टेल और हेड का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम आपको अभी थोड़ी देर बाद जब ट्रायंगल स्टार्ट होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बढ़ते आगे, ठीक है। इतना समझ में आया बाबू। आगे हम लोग देखते हैं कि साहब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन अबाउट वेक्टर, वेक्टर के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ रहे हैं। तो कहता है क्या कि किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ में आता है, ठीक है। अब कहता है क्या कि किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हेडिंग डालेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कुछ नहीं, मान लो कि ये एक वेक्टर है, लेट एनी वेक्टर बी ए वेक्टर।
ये हमारा क्या है, कोई भी एक वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होगा कुछ नहीं, वो वेक्टर लिख देना है और दो खड़ी लाइन के बीच में उस वेक्टर को डाल देना है। इसको बोलते हैं मॉड। इसको क्या बोलते हैं साहब, मॉड। इसको क्या बोलते हैं, दो खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, मॉड। अगर मॉड में मॉड ऑफ एनी वेक्टर, वो रिप्रेजेंट क्या करेगा साहब, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, मतलब दो खड़ी लाइन के बीच में अगर किसी वेक्टर को हम डाल देते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं साहब। तो यही है हाउ टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। या एक और चीज है, या ये जो वेक्टर है जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है, इस एरो को ही आप हटा दीजिए। इस एरो को क्या कर दो बाबू, हटा दो। तो सिंपल ये वेक्टर था और ऐसे हो गया, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करने लगा, अब इसका भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने लगा। किसका, तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब 10 न्यूटन का है, 15 न्यूटन का है। किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके बारे में अब ना ये बता पाएगा और ना ही ये बताएगा। किस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये बताएगा। ठीक है, तो ये है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब कहोगे सर देखो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और वेक्टर के पास क्या होता है, अपना डायरेक्शन भी होता है। तो हम मैग्नीट्यूड को तो दिखा पा रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर वेक्टर का डायरेक्शन अगर दिखाना है तो वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे, हाँ, तो वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। जनरली हमारे पास 3 तरीके हैं जिसमें हम वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बाबू इसके बाद कि हाउ टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, के बाद लिखोगे हाउ टू रिप्रेजेंट, मेरे पास तो लिखा हुआ है यहीं से मिटा दे रहे, हाउ टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो देखें, इसके लिए क्या है कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप पहले पुराने ज़माने में आप जाइएगा तो अगर किसी गांव में अगर जाइएगा तो अगर गांव में किसी, जैसे मानिए कि मुखिया का घर अगर पता करना होगा तो आपको कैसे कहा जाता था कि अगर खुदा न खास्ता अगर बुजुर्ग लोग मिल जाते थे आपको तो क्या करते थे, पूछते थे कि साहब मुखिया का घर कहाँ है, तो आप बुजुर्ग लोग कहते थे कि काम कीजिए, यहाँ से यही सीधा पूरब की ओर चले जाइए। आप पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाइएगा तो फिर वहाँ पे एक पीपल का पेड़ मिलेगा, उस पीपल के पेड़ से उत्तर दिशा में देखिएगा एक रोड गया हुआ होगा। तो उत्तर दिशा में फिर 4 किलोमीटर चलिएगा, आज जैसे ही वहाँ 4 किलोमीटर चलिएगा, उसके बाद वहाँ से आप पूरब दिशा में देखिएगा तो जो बड़ा सा घर होगा वही मुखिया जी का घर होगा। तो पहले के डायरेक्शन में ऐसे ही बताया जाता था। तो ये भी एक तरीका है, क्या है तो देखो कि वो बताया कि साहब 10 मीटर उत्तर में चला जाना है, उत्तर में जाना है, तो आपको पता चलेगा कि 10 मीटर कहाँ जाना है, उत्तर दिशा में जाना है। तो उत्तर दिशा आपको भगवान ने फिट कर रखा है कि साहब ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, दक्षिण है, ये सब आपको डिसाइडेड है। या आप प्लेन कागज पर उसको कैसे दिखाएंगे वो अभी हम लोग आपको बताएंगे। तो एक तो तरीका ये होता है कि इन द फॉर्म ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हम किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें, एक तो वो तरीका है। दूसरा इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज एक्स वाई जेड। जैसे आपको कहा जाता है कि साहब ये जो लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री अप है, मतलब 30 डिग्री पे है ना, तो 30 डिग्री पे है तो आपको समझ में आता है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लिनेशन आप करते हो तो फिर वहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो। ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में उसको डील किया जाता है। दूसरा जैसे कहा जाता है कि साहब एक काम करो कि इस बॉल को एकदम ऊपर फेंकना है, तो ऊपर फेंकना है तो दैट इज वर्टिकली अप। ऊपर फेंकना मतलब क्या हो गया, वर्टिकली अप। नीचे फेंकना है तो डाउन, है ना, तो इन द फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन। ठीक है, मतलब ऊपर फेंकते हो, नीचे फेंकते हो, इस फॉर्म में भी हम लोग वेक्टर के डायरेक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हाउ टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर में। सबसे पहला आता है, पहला हम लोग पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, अगर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालने नहीं आता है, अगर वेक्टर का डायरेक्शन निकालने नहीं आता है तो फिर आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि बिना वेक्टर का फिजिक्स नहीं हो पाएगा। तो देखेंगे बाबू, इन द फॉर्म ऑफ नॉर्थ, जिसको हम लोग एन से दिखाएंगे, साउथ, ईस्ट, ई से दिखाएंगे, एंड वेस्ट, जिसको हम लोग दिखाएंगे बाबू डब्ल्यू से। ठीक है, ये इस फॉर्म में हम लोग देखेंगे कैसे। तो देखो कहता है क्या, हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल से इसको डील करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे। तो देखो मान लो मानना है इसमें, वो मानना क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले
कि हम प्लेन कागज पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को कहाँ दिखाए, मायने ये करता है। तो कहता है क्या कि ये फिक्स्ड है, इसमें आप चीज़ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो माना गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड मान के ही चलेंगे। क्या, तो ऊपर की ओर हम लोग लिखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो प्लेन कागज पे चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में बैठे रहे, प्लेन कागज पे आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर दिखाना है तो ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, ईस्ट और वेस्ट। बाबू हम यहाँ पे वेस्ट ईस्ट है तो यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ नहीं कर सकते, है ना। मतलब इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई छेड़खानी हमारे द्वारा नहीं होगा, ठीक है। छेड़खानी समझ में आता है आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो छेड़खानी नहीं करना है इसके साथ, छेड़खानी की जगह तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो देखो, तो प्लेन कागज पे कैसे किसी वेक्टर, प्लेन कागज पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो सब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे हम बोल दे कि ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और ये ए वेक्टर, चलो ये तो पहले बेसिक वाला चलते हैं, है ना। मान लो कि ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ए वेक्टर, इसका अपना एक मैग्नीट्यूड भी है और इसका एक डायरेक्शन भी है, ठीक है। और ये ए वेक्टर किधर की ओर लाई कर रहा है, तो ईस्ट की ओर लाई कर रहा है। तो सोचो कि अगर हम आपसे बोले कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ए वेक्टर, ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या लिखोगे, तो देखो हमेशा कहा जाता है कि यहाँ से जाना है उत्तर की ओर जाना है, पूरब की ओर जाना है, पश्चिम की ओर जाना है। तो की ओर के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं ड्यू। क्या यूज करते हैं बाबू, ड्यू, DUE। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन लिखना होगा तो ए वेक्टर का डायरेक्शन लिखेंगे ड्यू, और किधर की ओर है, तो ईस्ट की ओर है तो ड्यू ईस्ट। बोलो कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सा फॉर्मेट, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट, अगर मान लें कि ये बी वेक्टर ऐसे है, बोलो बाबू अब इसका डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, तो बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, किधर की ओर है, नॉर्थ के डायरेक्शन में है तो लिखेंगे ड्यू नॉर्थ, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं सा। अब ऐसे ही एक वेक्टर वेस्ट में होगा तो ड्यू वेस्ट, ड्यू साउथ, ड्यू ईस्ट, ड्यू नॉर्थ, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल 1 था, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग 2 ले लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखो, मान लो कि ये हमारा, तो ये तो फिक्स्ड है, ऊपर में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब आपको करना है क्या कि एक वेक्टर आपको दिखा रहा है, मान लो कि ये वेक्टर जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखाए थे, ये ए वेक्टर, और यहाँ से मान लो 60 डिग्री के एंगल पे है, कहाँ से, ईस्ट से। तो ईस्ट से 60 डिग्री के एंगल पे बाबू वेक्टर को लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए आपको। अगर नहीं लिख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी हम आपसे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कराएंगे, है ना, इसी पे, क्योंकि अगर वेक्टर का डायरेक्शन लिखना आ गया, वेक्टर का डायरेक्शन समझ में आ गया तो फिर आपको वेक्टर आ गया, इसका मतलब आपको पूरा फिजिक्स आ जाएगा। आओ अब देखो इस क्वेश्चन के लिए ए वेक्टर का अगर डायरेक्शन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि ए वेक्टर ईस्ट से 60 डिग्री पे है। मान लो कि किसी बच्चे ने लिख दिया कि ए वेक्टर ड्यू 60 डिग्री ईस्ट, अगर लिख दिया तो सोचो कि ईस्ट ड्यू 60 डिग्री ईस्ट ऐसे कोई लिख दिया, तो बताओ ये सही है। बच्चे ऐसे लिखते हैं क्योंकि हमें पता है कि बच्चे गलत कहाँ करते हैं, गलती क्या करते हैं, वो गलती हम आपको पहले बता रहे हैं, क्योंकि ये क्लासरूम प्रोग्राम तो है नहीं। तो देखो ए वेक्टर है ड्यू 60 डिग्री ईस्ट। अब ड्यू 60 डिग्री ईस्ट देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन मान लो कि ईस्ट से 30 डिग्री के एंगल पे है, तो 60 डिग्री के एंगल पे, तो ये ऊपर भी हो सकता है, अगर इसका मतलब ये ऊपर भी हो सकता है। अगर माने कि ये ऐसे हो और यहाँ से 60 डिग्री एंगल हो, समझिएगा, अगर एक वेक्टर आपका ऐसे हो, ये मान लो बी वेक्टर, और यहाँ से 60 डिग्री हो, तो इसके लिए भी तो फिर यही लिखना पड़ेगा। तो गलत हो गया बाबू, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ए का डायरेक्शन क्या होगा बताते हैं, पहले लिख लेते हैं, बताते हैं। ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे, ये करेक्ट आंसर है, एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है, ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब कि ड्यू मतलब की ओर 60 डिग्री है किससे, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ का जो ईस्ट है, नॉर्थ का जो ईस्ट है उससे 60 डिग्री के एंगल पे है। ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ का जो ईस्ट है, नॉर्थ का जो ईस्ट है उससे 60 डिग्री के एंगल पे है ए वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत। ऐसे मान लो अगर बी वेक्टर है तो बी वेक्टर को कैसे दिखाओगे, बताओ जल्दी फटाक से बताओ। तो बी वेक्टर को कैसे दिखाओगे, तो ड्यू
60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। क्या लिखोगे बाबू? ड्यू 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। एकदम सही। ऐसे ही समझो, देखो शॉर्ट इसका बता रहे हैं कि जिसके साथ एंगल सटा हो उसको, जिसमें लाई कर रहा है वो देखने लेना है, लाई किस में कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहा है, तो जिसके साथ एंगल सटा हो उसको बाद में, और जिसके साथ एंगल हटा हो उसको पहले। मतलब जिसके साथ सटा किसके साथ है? देखो यहाँ पे ईस्ट के साथ सटा है तो ईस्ट को बाद में, नॉर्थ को पहले लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसमें देखो किसके साथ सटा है? ईस्ट के साथ सटा है, और ये वेक्टर किधर लाई कर रहा है? ईस्ट और साउथ में लाई कर रहा है, तो ईस्ट और साउथ तो यूज करना ही है, तो जिसके साथ हटा हो उसको पहले यूज करना है, जिसके साथ सटा हो उसको बाद में यूज करना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बन जाएगा साहब। अब कैसे भी दे दे, कोई भी दे दे तो आपको बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, जल्दी फटाक से करके दिखाओ तो। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लो ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। एक वेक्टर ऐसे दिया, यहां से 30 डिग्री के एंगल पे ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, मानो कि ये वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन आपको दिखाना है, बोलो कैसे लिखोगे? तो क्या इस वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा? ड्यू 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, या एस स्लैश करके ई कर दो, वो भी आता है। बोलो ये सही है क्या? तो नहीं साहब, ये गलत है। क्या है? सरासर गलत है। क्या है ये? एकदम सरासर गलत है। कैसे? तो देखो इस वेक्टर में और बाकी सब वेक्टर में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। देखो इस वेक्टर में, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में, कि इसमें जो भी वेक्टर है वो सब ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से बाहर की ओर निकलती हुई नजर आ रही हैं, और इसमें ऑरिजिन में घुसते हुए नजर आ रही हैं। नहीं आया समझ में? कह रहे क्या कि जितने भी अभी तक जो प्रॉब्लम हमने पढ़ा उसमें क्या देखा कि जितने सारे वेक्टर हैं वो सब ऑरिजिन से बाहर की ओर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब उसका टेल जो है वो ऑरिजिन पे है। सभी वेक्टर का देखो टेल है ऑरिजिन पे, और वहां पे वेक्टर का हेड ऑरिजिन पे है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बाबू, है ना? इसलिए ये नहीं होगा, ये गलत है। सही क्या होगा? तो देखो इसको करने के 2 तरीके हैं समझने के लिए। होता क्या है कि नॉर्मल, ये तो एक क्वेश्चन नहीं है, जो कि क्वेश्चन आपको बड़ा सा क्वेश्चन मिलेगा उसमें से आपको समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेज आ जाते हैं, मल्टीपल वेक्टर आ जाते हैं, जिसमें हमें पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको जो सहूलियत लगे आप उसके अकॉर्डिंग करिए, बाकी हमको जो सहूलियत लगता है पहले वो बता देते हैं। देखो क्या करना है कि जो वेक्टर जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई कर रहा है, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में लाई कर रहा हो, या एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, या वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, जैसे भी लाई कर रहा हो, वो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम उसके टेल पे बना देना है वेक्टर के। अगर वेक्टर अंदर की ओर घुसता हुआ नजर आए तो क्या करना है सबसे पहले सॉल्यूशन में, कि जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये लाई कर रहा है, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में लाई कर रहा है, तो आपको यही कोऑर्डिनेट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसके वेक्टर के टेल पे बना लेना है। पहले बना लो छोटा सा, तो ऊपर में नॉर्थ हो जाएगा, साउथ ईस्ट दिखाई दे रहा है बाबू, वेस्ट हो जाएगा। अब तुम सोचो कि अगर ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट ईस्ट लाइन यही है, वेस्ट ईस्ट लाइन यही है। तो सोचो कि ये वाला स्ट्रेट लाइन है, तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? दिस विल बी ऑल्सो 30 डिग्री हो जाएगा। नहीं आया तो अब बेसिकली अब आपको समझ में आ जाएगा क्या है। तो देखो ये वेक्टर बेसिकली वेस्ट और नॉर्थ में लाई कर रहा है। अब ध्यान से देखो ना ये वेक्टर कैसे लाई किया। ये वेक्टर देखो, इसका डायग्राम ऐसे बना दे रहे हैं। ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये वेक्टर कैसे लाई कर रहा है? ऐसे जा रहा है और यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। ये कौन सा अपना है? ए वेक्टर है। कोई दिक्कत? देखो यहाँ सेम चीज आ गया। अब तुम सोचो कि ये जो वेक्टर है वेस्ट से 30 डिग्री के एंगल पे बना रहे हैं, मतलब ये वेक्टर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लाई कर रहा है, साउथ ईस्ट में तो लाई ही नहीं कर रहा था। बोलो समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, आ गया। तो इसलिए अब इसका अब सिंपल लिख लेंगे। इसका ये क्या होगा? ड्यू 30 डिग्री, क्या लिखेंगे? जिसके साथ सटा हो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस इज द करेक्ट। ठीक है, कोई इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता है। देखो यहां से अगर 30 डिग्री है तो यहां से ये 60 डिग्री भी होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो कोई इसी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता है, ड्यू 60 डिग्री। अब ये एंगल किसके साथ सटा हुआ है? नॉर्थ के साथ 60 डिग्री है, तो लिखेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ।
पक्का समझ में आया साहब कैसे लिखेंगे किसी वेक्टर को? तो ये अपना एक तरीका है, फिर से बता दूं। देखो अगर कोई आदमी इसी वेक्टर को, यहां देखो, अगर कोई आदमी इस वेक्टर को यहां से 60 डिग्री मेजर कर रहा है तो यहां से ये 30 डिग्री भी तो होगा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है। तो अगर 30 डिग्री होगा तो इसके लिए अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर लिखना चाहे तो ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या लिख सकता है? ए वेक्टर लिखेगा ड्यू, अगर 30 डिग्री लिखना हो तो 30 डिग्री किसके साथ? ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखेगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में? जैसे मर्जी वैसे आप लिख सकते हैं। तो एक तो पहला तरीका क्या था कि अगर वेक्टर अंदर की ओर घुसता हुआ नजर आए तो उसके टेल पे क्या करना है साहब? कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना है और फिर अपने आप पता चल जाएगा साहब कितने एंगल से जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है? देखो कि हमें करना क्या है कि देखो सभी का वेक्टर का टेल जो है ऑरिजिन पे है, तो हम वेक्टर का टेल ऑरिजिन पे लाएंगे। तो वेक्टर को क्या करो कि पकड़ के उसको खींचो। देखो वेक्टर में बेसिकली दो चीज होता है, यहां ध्यान से देखो, यहां देखो, वेक्टर में बेसिकली दो चीज होता है। एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है इसका? डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर देखो चेंज कब करेगा? या तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, क्योंकि वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तभी वेक्टर चेंज होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यही कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान से देखो कि वेक्टर कब चेंज होगा। तो कह रहे क्या कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए अकेला, या सिर्फ उस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाए, या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए, तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। तो कोई भी एक क्वांटिटी या दोनों क्वांटिटी चेंज हो जाएगी तो वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब? पक्का समझ में आया? अब तो सोच, अगर हम इस वेक्टर को पकड़ के बाहर की ओर खींच दें, इस वेक्टर को पकड़ के बाहर की ओर खींचे ऐसा कि इसका टेल वहीं पे आ जाए, और साथ साथ करना क्या है कि इसके लेंथ में कोई चेंजमेंट नहीं करना है, और ये 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल है तो वो 30 डिग्री चेंज नहीं करना है। तो सोचो कैसे होगा? तो इसी वेक्टर को हम पकड़ के बाहर की ओर ऐसे खींच दिए, तो जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ हम ये भी रखें, तो लेंथ तो चेंज नहीं हुआ। डायरेक्शन देखो, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल है तो यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल हम बना दिए। तो देखो ये आपका वही वेक्टर फिर से आ गया। तो देखो जो चीज़ ये है वही चीज़ यहाँ भी आ गया, सेम चीज़। अब वही डायरेक्शन आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, सेम एक ही डायरेक्शन होगा, एक ही आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत? कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करे, मतलब उसका लेंथ चेंज नहीं करे, और उसका एंगल जितने एंगल पे है अगर वो एंगल चेंज नहीं करे तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा साहब। ये कॉन्सेप्ट है और वही कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन हमने किया। तो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने का हम दो तरीका भी बताए कि अगर वेक्टर अंदर की ओर घुसे, हमेशा ध्यान रखना, अंदर की ओर घुसे तो टेल पे कोऑर्डिनेट बना लो, या फिर उसको पकड़ के बाहर की ओर खींच दो। तो जो आपको सहूलियत लगे वो आप बना ले, लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ, उसके टेल पे ही कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ, आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं साहब। तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखना बाबू, इसी में है एक क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, यहाँ समझाना जरूरी है इसको। मान लो, क्या कर लो बाबू, मान लो कि ऐसे आपका नॉर्थ साउथ एक्सप्रेस दिया गया है, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बाबू इसमें हम कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। मान लो कि अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, मान लो कि अपना ए वेक्टर है और यहाँ से 45 डिग्री का एंगल पे जा रहा है। अब कह रहे हैं कि इस ए वेक्टर का डायरेक्शन बोलो क्या लिखोगे? तो इस ए वेक्टर का डायरेक्शन देखो क्या लिखा जा सकता है, ड्यू 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा जा सकता है। कोई इसी को यहाँ से मेजर कर सकता है 45 डिग्री बाबू, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ड्यू 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा जा सकता है। अगर इसके लिए लोगे तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा। तो तुम देखो कि चाहे हम ऐसे चले चाहे ऐसे चले, एंगल 45 ही आ रहा है, क्योंकि ये बीचों बीच है, नॉर्थ और ईस्ट क्या है, बीचों बीच है। तो बीचों बीच मतलब अगर 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा तो देखो क्या करता है बुक या क्वेश्चन में क्या करता है, ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख देगा या ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिख देगा। सिंपल ये लिख, इतना ही करके छोड़ देगा। और बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन दे देता है और बच्चे कहते हैं सर इसमें तो एंगल ही नहीं दिया हुआ है। अरे एंगल नहीं दिया हुआ इसका मतलब समझना है कि साहब वो वेक्टर इन दोनों के एकदम बीचों बीच से जा रहा है, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। ठीक है, अगर एंगल नहीं दिया हुआ है इसका मतलब क्या समझना है, वहाँ पे वो 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है।
बात समझ में आई साहब? तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये इसी में नहीं सब जगह वैलिड होगा, या है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या अप एंड डाउन वाला हो, कुछ भी हो सब में वैलिड होगा। ठीक है, तो इसको ये हमारा एक खत्म हो गया। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मेट हम लोग पढ़ेंगे बाबू, आओ जल्दी फटाक से देख लेते हैं सेकंड फॉर्मेट। सावन खत्म हो गया ना साहब, अब तो पूरा चलेगा नॉनवेज। बड़ा दिन से हमका मेरा ही मन कर रहा था भाई, चल नहीं रहा आजकल। आओ देखो कोरोना क्या क्या कराए। नेक्स्ट हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर, देखो दूसरा है, सेकंड है इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। बाबू जहां से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे भी डायरेक्शन दिए होंगे, कोई भी डायरेक्शन इसके बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, हम सब डायरेक्शन आपको बताएंगे इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला है इफ अ वेक्टर लाइज इन, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2D वेक्टर पढ़ने वाले हैं, 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल वेक्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इफ अ वेक्टर लाइज इन XY प्लेन, ऐसे ही XY के बाद आएगा YZ प्लेन, ZX प्लेन, ऐसे ऐसे प्लेन हम आपके आते जाएंगे। तो कह रहे क्या कि अगर कोई वेक्टर XY प्लेन में लाई कर रहा हो तो उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो दिख रहे हैं बाबू। ठीक है, तो कहता है क्या कि हम लोग अमूमन इसको x एक्सिस दिखाते हैं और इसको y एक्सिस, मतलब इसको पॉजिटिव x एक्सिस, तो इधर वाले को क्या दिखाएंगे बाबू, निगेटिव x एक्सिस, और इसको क्या दिखाएंगे, निगेटिव y एक्सिस। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं पॉजिटिव x एक्सिस, इसको निगेटिव x एक्सिस, इसको निगेटिव y एक्सिस, इसको अगर इसको पॉजिटिव y एक्सिस मानते हो तो इसको निगेटिव y एक्सिस मानना पड़ेगा। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप देखो इसको अगर पॉजिटिव x एक्सिस मानते हो, ध्यान से समझो, अगर इधर की ओर आप पॉजिटिव मान लेते हो तो इधर की ओर आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, एक साइड नेगेटिव मानना ही पड़ेगा। अगर इधर को पॉजिटिव माने हो तो इधर नेगेटिव जैसे माने हो, वैसे ही अगर इधर को नेगेटिव मानते हो तो इधर को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप जैसे मर्जी वैसे बना लें, लेकिन अमूमन जो हमारे बुक्स में, जो हमारे क्वेश्चंस में गिवन होते हैं वो ऐसे गिवन होते हैं, इधर की ओर पॉजिटिव एक्स, इधर की ओर पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखो कहता है क्या कि XY प्लेन को हम हमेशा स्टैंडर्ड प्लेन मानते हैं। XY प्लेन को क्या मानते हैं बाबू, स्टैंडर्ड प्लेन, क्योंकि हमेशा आपको XY प्लेन में ही आपको मिलेगा कोई भी चीज़। ठीक है, इसको मानते हैं स्टैंडर्ड प्लेन। क्यों मानते हैं बताते हैं, स्टैंडर्ड प्लेन, XY प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड प्लेन। ठीक है, आओ कोई दिक्कत नहीं साहब। ठीक है, तो XY प्लेन को हम लोग क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड प्लेन मानते हैं। क्यों मानते हैं वो अभी आपको दिखाते हैं। देखो मान लो कोई भी एक वेक्टर यहाँ पे मान लो A वेक्टर, ठीक है, और x एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे, x एक्सिस नहीं पॉजिटिव x एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे है। अब कह रहे कि इसका डायरेक्शन लिखना है, देखो कैसे लिखें, A वेक्टर का डायरेक्शन लिखना है, एक लिखेंगे 30 डिग्री, इसमें ड्यू नहीं लगाते, इसमें क्या ड्यू नहीं लगाते, की ओर नहीं होता, वो हमेशा डायरेक्शन में यूज होगा, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ही होगा, तो उसमें ड्यू लगाते हैं, इसमें ड्यू नहीं लगाते। 30 डिग्री कैसे लिखते हैं, एक्चुअल में कैसे लिखने का तरीका वो आपको बता रहे हैं। 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी 30 डिग्री एंटी clockwise direction from positive x axis in xy plane। इतना बड़ा है,
एक्चुअल में अगर आपको दिखाना होगा इस ए वेक्टर का डायरेक्शन, तो एक्चुअल में तो ये दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इतना, तब जाके आपको इसका डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ए वेक्टर से 30 डिग्री कैसे है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कहाँ से, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। किस प्लेन में साहब, एक्स वाई प्लेन में। क्योंकि एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है साहब, बोलो हाँ, तो हाँ हो सकता है ऐसा। तो ये एक्स वाई, ये वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है बाबू, तो ये वेक्टर लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि एक्स वाई प्लेन क्या है। तो एक्स वाई प्लेन बाबू देखो, आपको यहाँ पे नहीं समझाया जा सकता है एक्चुअल में। थोड़ा सा हम आपको डील कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम पास होगा। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो बाद में इसको कभी बताएंगे कि प्लेन क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, और कोऑर्डिनेट क्या होता है, 3D कैसे लिखा जाता है। ठीक है, मतलब स्पेस में कोई वेक्टर होगा तो उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल समझो कि ये जो प्लेन में लाई कर रहा है, देखो अगर ये वेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में लाई करे तो ये एक एक्सिस में लाई कर रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस में लाई करते हैं, एक्सिस में लाई कर, लेकिन एक्स और वाई दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इसको एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर यही वेक्टर, ध्यान समझ लो, नॉर्मल ये प्लेन में हो गया, एक्स वाई प्लेन में, अगर यही वेक्टर अगर ऐसे हो जाए तो ये स्पेस में लाई करेगा। ठीक है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे अगर मानिए कि सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्स होगा, एक्स कॉमा वाई होगा, तो यहाँ ऐसे हो जाता है, तो एक्स कॉमा वाई के साथ ये जेड हाइट भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जेड एक्सिस मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए देखो ए वेक्टर बराबर, अगर आ गया समझ, ठीक है, देखो ए वेक्टर बराबर लिखेंगे 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन। तो एक तो ऐसे लिखेंगे, कैसे, तो देखो एक क्लॉकवाइज सेंस होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस होता है। तो देखो, तो घड़ी की सुई आप देखोगे तो घड़ी की सुई आपको ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज, सेकंड का सुई देखो ऐसे चलता है। तो इसको बोलेंगे, अगर ऐसे कोई वेक्टर का रोटेशन हो रहा है, अगर कोई डायरेक्शन अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन हो रहा है। अगर घड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई होता है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो घड़ी की सुई ऐसे नाचती है, तो अगर ऐसे कोई रोटेशन हो तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज सेंस। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो देखो ये बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर हम ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे एरो गया। अब सोचो कि ये कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज सेंस के एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे चलती है, हम जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इसलिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहाँ से, तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, कहाँ से साहब जाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जाना है। नहीं तो यहाँ से भी जा सकते थे, कोई यहाँ से भी मेजर कर सकता है, कर सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन। और ये कहाँ पे, किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो आपको प्लेन भी दिखाना पड़ेगा कि ये वेक्टर किस प्लेन में है। तो नॉर्मली हम इतना नहीं यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि साहब ये क्या है, हमारा एक स्टैंडर्ड प्लेन है। क्या है, एक स्टैंडर्ड प्लेन है। स्टैंडर्ड प्लेन से हमें फायदा क्या हो जाता है, देखो इसका डायरेक्ट हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं 30 डिग्री। ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। ये भी सही है, क्यों, क्योंकि याद रखो, देखो कहते हैं क्या कि अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करे, सिर्फ और सिर्फ बाबू एक्स वाई प्लेन के लिए बोल रहे हैं, तो अगर कोई वेक्टर एक्स, याद रखो कि अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल मेजर किया जाता है वही उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, मतलब डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं, तो पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल मेजर किया जाएगा वही उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। कहता है क्या कि इफ अ वेक्टर, स्टार देके लिख रहे हैं, इफ अ वेक्टर लाइज इन XY plane, then direction of a vector is measured from positive x-axis in anti-clockwise rotation। ठीक है, मतलब
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल मेजर किया जाएगा वही उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो साहब ये अंडरस्टूड होता है, मतलब अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसी वेक्टर का डायरेक्शन अगर 30 डिग्री लिख दोगे तो जो एग्जामिनर होगा वो ऑलरेडी इस चीज़ को समझ जाएगा कि ये 30 डिग्री कहाँ से लिया गया है, पहले बात कि ये वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा होगा। दूसरी बात वो खुद एग्जामिनर को इतना सोचना पड़ेगा कि ये वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है साहब, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। दूसरा ये एंगल कहाँ से मेजर किया गया है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया गया है। किस डायरेक्शन में मेजर किया गया है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया गया है। तो सिर्फ आप इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर इतना समझ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि साहब ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तब, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड प्लेन। क्या बोलते हैं एक्स वाई प्लेन को, स्टैंडर्ड प्लेन। क्यों बोलते हैं वो समझ में आया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप एंगल भी लिख देते हो तो साहब ये अंडरस्टूड हो जाता है कि दिस एंगल इज मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन एक्स वाई प्लेन। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब काम खत्म हो गया साहब। अब जैसे बोलो, हाँ इसी वेक्टर का एक डायरेक्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई ऐसे लिख सकता है कि यहाँ से ये देखो, अगर कोई बी या नेगेटिव वाई एक्सिस से मेजर करना चाहे तो नेगेटिव वाई एक्सिस से भी मेजर कर सकता है। कैसे, एक ही क्वेश्चन में बता देते, देखो 90 + 30 कितना हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस से 120 डिग्री। तो 120 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस in anti-clockwise rotation in XY plane। देखो अगर कोई आदमी इस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे कोई लिख दे कि 120 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन XY प्लेन। XY प्लेन में आपको ये वेक्टर है, कहाँ से एंगल मेजर किया गया है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस से मेजर किया गया है। कैसे, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जाइएगा तो देखो नेगेटिव वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर आप जाते हैं तो कितना एंगल आपको चलना पड़ेगा, 120 डिग्री का एंगल चलिएगा तो ये ए वेक्टर आपको क्या करेगा, मिल जाएगा। तो ऐसे भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन अगर यहाँ से लिख रहे हो तो ये चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कहाँ से मेजर किया गया, नेगेटिव वाई एक्सिस से, ठीक है। तो हमेशा एंगल कहाँ से मेजर किया जाता है, नॉर्मली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। अगर आप कहीं दूसरी जगह से मेजर कर रहे हैं तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं साहब, ठीक है। समझ में आया, आओ बढ़ते आगे। इसमें भी साहब वैसे ही है, इसमें भी बाबू वैसे ही है। जैसे देखो मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक वेक्टर हो गया बी वेक्टर, और यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे है ना। अब इसका डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है कि बी वेक्टर का डायरेक्शन बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इस पे वही कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना है, ऊपर में y, इधर की ओर x, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से अब ये एंगल ये मेजर करेगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर किया जाता है। तो देखो 90 + 90 180, और 90 + 20 180 + 20 कितना 200, और 200 + 40 240, 240 डिग्री। बस सिंपल। नहीं तो ऐसे लिख देते हो कि 60 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन XY प्लेन। तो बाबू कौन सुटेबल है, ये सुटेबल है कि ये सुटेबल है, तो मेरे लिए तो यही सुटेबल है साहब, ये लिख देंगे। नहीं तो आपको ये जैसे देखिए बाबू कह रहा है क्या कि इफ अ वेक्टर लाइज इन, अभी तक हम लोग क्या पढ़ा, XY प्लेन में अगर लाई करता है, स्टैंडर्ड प्लेन में लाई करता है तो उसको हम लोग जान गए। अब कह रहे क्या कि इफ़ अ वेक्टर लाइज इन YZ प्लेन, अगर YZ प्लेन में अगर वेक्टर लाई कर रहा है तो फिर कैसे दिखा लेंगे, तो साहब ऐसे अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिखा लेंगे। ये वाई एक्सिस, ये अपना जेड एक्सिस, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब मान लो बाबू कि कोई एक वेक्टर है ना। अब ये वेक्टर यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे लाई कर रहा है और
ए वेक्टर का डायरेक्शन पूछ रहा है, बाबू इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो थोड़ा भी घबराने की बात नहीं है। ए वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, तो इसमें बाबू पूरा लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्लेन नहीं है, ये वाई जेड प्लेन है, या जेड एक्स प्लेन होगा, वो हमारा स्टैंडर्ड प्लेन नहीं होगा। स्टैंडर्ड प्लेन में हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ही एंगल मेजर करेंगे, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल मेजर किया जाएगा वही हमारा उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो कह रहा है क्या कि ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, बोलो, ये लिखेंगे 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस इन कौन सी रोटेशन में साहब, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन, ठीक है। इसका बाबू यही लिखना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, इसका कोई शॉर्ट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि साहब स्टैंडर्ड प्लेन में नहीं है। ऐसे ही बाबू अगर मान लो कि ये एक बी वेक्टर है, यहाँ से अगर 15 डिग्री के एंगल पे है, तो बी वेक्टर का क्या लिखेंगे डायरेक्शन, जल्दी फटाक से बोलो। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वही कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें क्या करेंगे, बना लेंगे। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, वाई, इधर की ओर हो जाएगा जेड। चलो अलग कलर से दिखा देते हैं इसको। ऊपर में हो जाएगा y, इधर की ओर क्या हो जाएगा आपका z, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आपका 15 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो गया साहब, b वेक्टर। तो 15 डिग्री, इसका डायरेक्ट कहीं से भी लिख सकते हैं, 15 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव y एक्सिस, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम इन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन, दैट्स इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टैंडर्ड प्लेन में एक चीज़ थोड़ा सा देख लो, अगर ये एक्स वाई प्लेन है बाबू, और अगर कोई वेक्टर ऐसे बीचों बीच जाता है, मान लो कोई ए वेक्टर है और ये एंगल 45 डिग्री होगा अगर बीचों बीच जा रहा है, तो इस ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या लिखेंगे, सिंपल एक्स वाई, सिंपल एज इट इज एक्स वाई लिख दो, तो वो उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सा। ऐसे ही बाबू अगर आपका जेड एक्स प्लेन हो जाएगा तो जेड एक्स प्लेन भी हुआ है, नॉन स्टैंडर्ड प्लेन है तो पूरा ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट जो आपका आता है तीसरा पॉइंट, इन टर्म ऑफ वर्टिकली अप एंड वर्टिकली डाउन, ठीक है, लिखो सी पॉइंट, इन टर्म ऑफ वर्टिकली अप एंड डाउन, ठीक है, कैसे, तो देखो ये होता है वर्टिकली अप, ये होता है वर्टिकली डाउन, और इधर की ओर बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल। देखो ये वर्टिकली अप और डाउन क्या है, देखो जैसे मान लो कि ये पेन है, इस पेन को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, है ना, तो ये गया, पेन कैसे गया, तो वर्टिकली अप गया, पेन कैसे गया, वर्टिकली अप। अगर माने कि यहाँ से छोड़ दे, ये पेन क्या है, नीचे, इसको बोलेंगे वर्टिकली डाउन, ठीक है। और बाकी बात आ गई हॉरिजॉन्टल की, तो साहब अब कहो कि साहब वर्टिकली जैसे अप है, वर्टिकली जैसे डाउन है, वैसे हॉरिजॉन्टली राइट और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट होना चाहिए था, तो नहीं साहब, इसमें हॉरिजॉन्टली राइट और लेफ्ट नहीं होता, हॉरिजॉन्टल हमारा एक ही होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल। अब अलोंग द हॉरिजॉन्टल जैसे हम मान लो कैसे फेंके, तो हम एकदम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर हम किसी पार्टिकल को ये हाइट से, यहाँ पे एक बॉल है, इसको हम ऐसे फेंके, है ना, इधर की ओर फेंके यू वेलोसिटी से, तो ये हम क्या बोलेंगे, अलोंग हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल के अलोंग फेंका जा रहा है, या ड्यू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर हम ऐसे फेंक दें तभी भाई वो ये हॉरिजॉन्टली ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि इधर पॉजिटिव नेगेटिव जिधर की हो गया उधर ही की ओर पॉजिटिव मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं। वो साइन कन्वेंशन जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो साइन कन्वेंशन क्वेश्चन में बताया जाएगा, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट और राइट नहीं होता है। आइए अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट का, तो आपको ऐसा लगता है कि नॉर्थ वर्टिकली अप के डायरेक्शन में है, ईस्ट
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में साउथ, वर्टिकली डाउन का डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है बाबू, ये गलती मत कीजिएगा, क्वेश्चन में यही आता है और हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्लेन कागज पे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को ऐसे ही दिखाते हैं, और प्लेन कागज पे वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन को तो हम ऐसे ही दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल को ऐसे ही दिखाते हैं। तो कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। देखो, जब भी अगर हम डायरेक्शन की बात करें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की, तो आप नॉर्मल डायरेक्शन में देखो कि जिधर की ओर हम पूरब होता है, पूरब साइड में हम लोग अपना फेस कर लेते हैं। तो पूरब साइड में अगर फेस है तो बैक पोर्शन जो हमारा रहेगा वो किधर की ओर रहेगा, पश्चिम डायरेक्शन में, पश्चिम की ओर होगा। लेफ्ट साइड हमारा होगा दक्षिण, नहीं उत्तर होता है, लेफ्ट हमारा क्या होगा, उत्तर होता है, और राइट साइड हमारा क्या होता है, दक्षिण हो जाता है। तो आप देखो ऐसे होगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इधर हॉरिजॉन्टली सब डायरेक्शन, जितने भी चारों डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली है, ना कि वर्टिकली। ये और ये एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री पे है, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे है बाबू, हॉरिजॉन्टली में है, सब हॉरिजॉन्टल में है, लेकिन वर्टिकली अप इसके क्या है, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पे। तो ये हमेशा याद रखिएगा साहब कि ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस आपस में एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होते हैं। तो थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस लगाइएगा, तभी समझ में आएगा, मेरे बताने से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा काम था हिंट देना, वो आप सोचिए, आप सोचिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टली अप और हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन क्या है, और नॉर्थ साउथ क्या है, ठीक है। नॉर्थ साउथ सब हॉरिजॉन्टल में है, ये भी हॉरिजॉन्टल में, ये भी हॉरिजॉन्टल में, ये भी हॉरिजॉन्टल में है, और ये भी हॉरिजॉन्टली ही है, ठीक है। आओ फिलहाल हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे। अगर मान लो, सबसे पहले अगर मान लें कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर है ना, इस वेक्टर को, एक ब्लॉक को हमने क्या किया, ऊपर की ओर फेंका, तो v वेलोसिटी से या 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से ऊपर की ओर फेंके, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, क्या बोलेंगे कि साहब हमने ऊपर की ओर फेंका, की ओर। तो जैसे की ओर लग जाता है तो इसमें भी ड्यू आएगा, क्या आ जाएगा बाबू, ड्यू। जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ड्यू आता था, वैसे इसमें भी क्या हो जाएगा, ड्यू आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे ए वेक्टर का डायरेक्शन जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, ड्यू वर्टिकली अप। क्या लिखोगे बाबू, ड्यू वर्टिकली अप। इसको बोलते हैं वर्टिकली अप, इसको बोलते हैं वर्टिकली डाउन। अब जैसे मान लो कि बी वेक्टर ऐसे चला गया, तो बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या लिखोगे, ड्यू वर्टिकली डाउन। क्या लिखोगे बाबू, ड्यू वर्टिकली डाउन। अब मान लो कि अगर आप ऐसे फेंको सी वेक्टर, ठीक है, तो सी वेक्टर क्या लिखोगे, अलोंग, या ड्यू भी लिख सकते हो, अलोंग भी लिख लो, या ड्यू भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि अगर एक वेक्टर को ऐसे दिया गया, मान लो कि ये डी वेक्टर है और डी वेक्टर यहाँ से θ1 डिग्री पे दिया गया, तो साहब इस डी वेक्टर का डायरेक्शन क्या लिखोगे, लिखोगे इसका ड्यू, इसमें क्या लगा ना, ड्यू θ1 डिग्री अप फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल ऊपर है, θ1 डिग्री अप है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ड्यू θ1 डिग्री अप फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। जैसे मान लो अगर हम ऐसे भी दे दें ए बी सी डी ई वेक्टर, ये इधर θ2 वेक्टर दे दिए, तो ई वेक्टर को क्या लिखोगे, ड्यू θ2 वेक्टर अप फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। तो यही है आपका 3 डायरेक्शन। तो अब इसके अलावा साहब आप कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो आपको स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हम लोग वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का सब्सट्रैक्शन दोनों पढ़ेंगे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक